हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशंस में आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और उसके बाद में हमने एजोट्रोपिक सॉल्यूशंस, एक डिफरेंट टाइप का मिक्सचर होता है जिसे हम बाइनरी मिक्सचर बोलते हैं, जिनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, और जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल हो रहे हैं उस कंडीशन पे उनका जो कंपोजिशन है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, एजोट्रोपिक सॉल्यूशंस कहते हैं। अब हम इसमें आगे जो डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्लास है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, CP। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है सॉल्यूशंस की जिसमें ये देखा गया है कि ये प्रॉपर्टीज़ उस सॉल्यूशंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि हम सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट ऐड करते हैं उस सॉल्यूट की जो नंबर है, उसकी जो अमाउंट है, उस पे डिपेंड करती है। उसकी नेचर जैसे भी हो, उस नेचर से इन प्रॉपर्टीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो किसी भी सॉल्यूशंस की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूट की नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ अमाउंट पे डिपेंड करे, न कि उसकी नेचर पर, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी कि CP। तो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस which depends upon number of particles of solute instead of नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की नेचर के बजाय किस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो ये जो पॉइंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्योंकि इन्हीं पार्टिकल्स के नंबर पे ये डिपेंड करेगा, इसी अमाउंट पर ये डिपेंड करेगा। अब वो जो सॉल्यूट हमने ऐड किया है उसकी नेचर कैसी है, चाहे वो पोलर है चाहे नॉन पोलर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे, सॉल्यूशंस की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। बस इसी प्रॉपर्टीज़ को हम CP कहते हैं। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है CP, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि CP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू MW, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ये भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। किसी भी सॉल्यूट का यदि मॉलिक्यूलर वेट हाई हो रहा है तो उसकी CP जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशंस। ओके, अब देखिए हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन हैं। एक तो सॉल्यूशन A है, एक सॉल्यूशन B है और एक सॉल्यूशन C है। तीनों में हमने सॉल्यूट को डिफर कर रखा है। फर्स्ट जो सॉल्यूशंस है, इसमें हमने 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन डिसोल्व कर रखा है। ये इसकी अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। दूसरे में हमने 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन ऐड कर रखा है, ग्लूकोज। और तीसरे में हमारे पास 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है।
तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन है हमारे पास, ए, बी और सी। तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। मान लेते हैं फर्स्ट सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है Cp वो x है, दूसरे सॉल्यूशंस की जो Cp है वो y है, और तीसरे सॉल्यूशन की Cp जो है वो z है। तो यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि इन तीनों सॉल्यूशंस में जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है 1m 1m 1m, तो हमें ये देखना है कि इस x, y और z में क्या रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन हम पता लगाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमें देखना पड़ेगा। जिसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल हायर है, इंक्रीज होता है, उसमें Cp भी इंक्रीज होगी। यदि किसी सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम आते हैं किन्हीं 2 सॉल्यूशंस के अंदर, तो उनकी Cp भी क्या होगी, सेम होगी, चाहे नेचर उनकी अलग क्यों ना हो। नेचर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये ऑब्जर्व करना है कि गिवन सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें चेंज नहीं हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं उसकी Cp भी कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में आ रही है ना। तो अब इन तीनों में हम Cp का रिलेशन देखते हैं। तो देखो रिलेशन कैसे आएगा। फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास ए सॉल्यूशन जो है वो NaCl का है। तो NaCl में हम ये देखते हैं फर्स्ट ए सॉल्यूशंस के अंदर NaCl जो होता है वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट होते हैं। ये डिसोसिएट हो सकता है वाटर के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो हमारे पास NaCl के स्टार्टिंग में कितने मोल थे, इनिशियली हम बात करें तो इनिशियली ये 1 मोल था, और इनिशियली ये जब डिसोसिएट नहीं होता तो ये 0 0 माने जाएंगे। और जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे NaCl डिसोसिएट होना शुरू करेगा। तो इसमें से मान लो x अमाउंट डिसोसिएट हो गई, तो x अमाउंट डिसोसिएट होगी तो यहाँ पे x अमाउंट बन जाएगी। यहाँ पे कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल सोडियम बन रहा है और 1 मोल Cl माइनस भी बन रहा है। तो दोनों की अमाउंट देखिए कितनी हो रही है, 2 मोल। मिलाया था हमने 1 मोल, और आफ्टर द सॉल्यूशन, आफ्टर द मेकिंग द सॉल्यूशन NaCl डिसोसिएट इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स मिले हमारे पास, 2 मोल्स, यानी कि 2 मोल्स पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात। तो स्टार्टिंग में 1 मोल था, लेकिन आफ्टर द सॉल्यूशंस उसमें क्या हो गया, 2 मोल हो गया, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल इसके अंदर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। x के अंदर जो पार्टिकल्स के नंबर है वो कितनी है, 2 मोल है। सिमिलरली यदि हम ग्लूकोज में देखते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, 1 मोल था। जब हम इसे वाटर में मिलाते हैं तो भी ये C6H6 में रहेगा, C6H12O6 1 ही मोल मिलेगा। तो मिलाया तब भी 1 मोल था, और मिलाने के बाद भी कितना आया, 1 मोल आया, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है। ऐसे ही यूरिया में देख सकते हैं हम, 1 मोल यूरिया, फॉर्मूला होता है NH2CONH2, और मिलाने के बाद भी हमारे पास कितना आएगा, 1 मोल ही आएगा, NH2CONH2। तो इन दोनों के केसेस में हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो ना तो डिक्रीज हो रहे हैं ना इंक्रीज हो रहे हैं। दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 1 मोल 1 मोल। दोनों की नेचर अलग अलग है। इसमें देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जबकि इसमें देखो कार्बन है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन एक अलग एलिमेंट है नाइट्रोजन। नेचर अलग है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। अब जो डिसोसिएट नहीं होता है उससे हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यूरिया और ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है जो वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होता। आपने 1 मोल मिलाया, आपको सॉल्यूशंस के अंदर भी 1 मोल ही मिलेगा, यानी कि y और z में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है,
तो YZ की CP भी क्या होगी, सेम होगी। बट फर्स्ट सॉल्यूशन में जो है NaCl, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, मिला है हमने 1 मोल और हमें ऑपरेंड कितने हो रहे हैं, 2 मोल। तो इसका मतलब X जो है वो Y और Z से हायर रहेगा, जबकि Y और Z क्या है, वो इक्वल रहेगा। यानी कि YZ की CP जो है वो सेम है, जबकि X जो CP है वो क्या है, Y और Z से ग्रेटर है। तो रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, तो रिलेशन आया हमारे पास X ग्रेटर देन Y एंड इक्वल टू Z। Y एंड Z इक्वल होगा बट X जो है वो क्या रहेगा, हायर। तो ये रिलेशन आएगा। तो CP जो है वो कंप्लीटली किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जानी चाहिए, अच्छे से हमने इसको बता दिया है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो CP जो है वो कितने प्रकार की होती है, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो CP के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। तो पहले CP है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस। सेकेंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे हम डेल TB से डिनोट करते हैं, एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इंक्रीजिंग इन अ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इज CP। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग इन अ फ्रीजिंग पॉइंट डिनोटेड बाय डेल TF, F यानी फ्रीजिंग पॉइंट, B यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। तो ये 4 प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। और चारों प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं RLVP की, द लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमने ये देखा था कि जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का प्रेशर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब वो कितना डिक्रीज हुआ उससे हम कहते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमने ये देखा था, हमने पढ़ा भी था, व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू a solvent, then the vapor pressure of solution decreased। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। सच डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर is called lowering in vapor pressure, RLVP। सॉरी ये तो रिलेटिव हो जाएगा, LVP हो जाएगा, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। और लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर हमने निकाला था P0A माइनस PS इक्वल्स टू P0A XB। इससे ही तो निकाला था हमने, ये रिलेटिव लॉवरिंग है। सॉल्वेंट के प्रेशर से सॉल्यूशन का प्रेशर अपन यदि सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो लॉवरिंग है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो लॉवरिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, XB पे। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो
RLVP जो है, RL यानी कि LVP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जितनी मोल फ्रैक्शन होगी उतना ही उसमें लॉवरिंग हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब हमें रिलेटिव लॉवरिंग निकालनी है। तो रिलेटिव लॉवरिंग क्या होगी कि लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है P0 माइनस PS, यदि हम इसे सॉल्वेंट के प्रेशर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव लॉवरिंग आ जाएगा। रिलेटेड किससे किया हमने, क्योंकि ये सॉल्वेंट के प्रेशर से ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो कितना है, P0A। यदि हम P0A से इस लॉवरिंग को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रिलेटेड जो लॉवरिंग है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो रिलेटिव लॉवरिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, P0A माइनस PS अपॉन में क्या आ जाएगा, P0A इक्वल्स टू क्या रहेगा, XB। तो रिलेटिव लॉवरिंग जो है वो है इक्वेशन नंबर 2, ये है RLVP। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम रिलेटिव लॉवरिंग जो है वो फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें ये पता है XB जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, और मोल फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन। तो यहां पे देखिए RLVP एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन RLVP एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। हमें इक्वेशन 2 यूज करना है, बाय इक्वेशन 2। तो 2 में हमें XB की वैल्यू रखनी है। तो P0A माइनस में PS अपॉन में P0A, XB की जगह हम रख सकते हैं NB अपॉन में NA प्लस NB। NA क्या है, मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, NB क्या है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। अब हमें पता है मोल्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। और यहाँ जो CP है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। CP जो होती है वो ऑब्जर्व की जाती है इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस। CP आर ऑब्जर्व्ड इन डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट हम क्या रखते हैं, बहुत ही कम रखते हैं। यदि सॉल्यूट कम है सॉल्यूशन के अंदर तो Na इज फार ग्रेटर देन Nb, यानी कि Na की जो वैल्यू है वो Nb से क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केसेस में सॉल्यूशंस में हमें ज़्यादा मात्रा किसकी मिलेगी, सॉल्वेंट की मिलेगी। यदि सॉल्वेंट की मात्रा उस सॉल्यूशन में ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म हमने लिखी है Na प्लस Nb, ये टर्म ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी Na के, क्योंकि वहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हमें ज़्यादा मात्रा अमाउंट किसकी मिलेगी, सॉल्वेंट की मिलेगी। जबकि ये जो टर्म है वो वैसे ही रहेगी क्योंकि ये सॉल्यूशंस में मिला हुआ नहीं है, ये अलग है, जबकि सॉल्यूशन हमारे पास ये है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इक्वेशन फिर 2 जो है वो कैसे हो जाएगी, P0A माइनस में PS अपॉन में P0A इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, NB अपॉन में Na। अब हमें मोल्स की जगह इनका मोलर मास और अपॉन वो रखेंगे, तो P0A माइनस PS अपॉन में P0A, NB क्या हो जाएगा, WB अपॉन में MB इंटू में Na क्या हो जाएगा बेटा, Na हो जाएगा Ma अपॉन में WA। ये फॉर्मूला है जिससे हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूट का MB। तो इक्वेशन 3 से हम निकाल सकते हैं रिलेशन बिटवीन लॉवरिंग इन वेपर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट।
इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना भाई, WB क्या है, WB क्या है भाई, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और MA क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हमने बात की है RLVP यानी कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये आपको आना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्रूव कीजिए कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बिल्कुल है सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये जो रिलेटिव लॉवरिंग है वो किस पे डिपेंड कर रही है, XB पे। क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा था P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल्स टू किसके बराबर था, XB के। XB क्या है, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन है, तो उसके नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि RLVP एक टाइप से क्या है, एक CP प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और इस रिलेशन से हम पता लगा सकते हैं RLVP और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो RLVP जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोलर मास भी हम फाइंड कर सकते हैं यदि कोई अननोन सॉल्यूट ऐड कर रखा है तो बेटा आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम इससे 1-2 प्रॉब्लम करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे कैसे हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे की जो प्रॉपर्टी है 3 उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।